हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू आईसीटी वर्चुअल क्लासेस। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं फोर्स के बारे में। आपके फिजिक्स का चैप्टर है फोर्स, कि कैसे आपका फोर्स अप्लाई होता है, क्या फोर्स होता है, कितने टाइप के हमारे फोर्सेस होते हैं। तो चलिए चलते हैं आज की क्लास की तरफ। तो सबसे पहला सवाल हमारे पास आता है जब हम फोर्स के बारे में बात कर रहे हैं कि आखिर फोर्स होता क्या है, व्हाट इज फोर्स। तो फोर्स जो होता है वो एक ऐसा पुल और पुल का एक्शन है जो कि किसी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है, यानी कि या तो हम उसे खींच रहे हैं या हम उसे धक्का दे रहे हैं। वो एक इस टाइप का एक्शन है जो कि किसी बॉडी पे लग रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये अगर मेरी एक बॉडी है और ये एक मेरा सरफेस है, ठीक है। अगर मैं इसको आगे की तरफ धक्का दे रही हूँ यानी पुश कर रही हूँ, तो ये भी आगे की तरफ मूव करेगा, यानी कि ये मोशन में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज, अगर मैं इसको इस साइड से धक्का दूंगी यानी कि मैं इसको पुश करूंगी, अगर मैं इसे पीछे की तरफ धक्का दूंगी, ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा कि ये इस डायरेक्शन में मोशन करेगा, यानी कि इस पे भी आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो जो फोर्स होता है वो पुल या पुश का एक एक्टिंग फोर्स होता है जो कि एक ऑब्जेक्ट पे हम अप्लाई करते हैं, एक ऑब्जेक्ट पे वो अप्लाई हो रहा होता है। तो अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो पुशिंग अ डोर ओपन मतलब कि एक डोर को धक्का मार के खोलना, साथ ही में किसी ड्रॉर को अपनी तरफ खींचना, उसको खोलना अपनी तरफ खींच के। देन इसके बाद में एक फुटबॉल पे किक मारना, ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है, यानी कि हम फोर्स इस तरह से अप्लाई कर रहे हैं कि हमने इस फुटबॉल पे यहाँ से किक मारी और ये आपका प्रोजेक्टाइल मोशन में उड़ के आगे चली गई, ठीक है। ये भी हमारा एक फोर्स का एग्जाम्पल है। देन इसके बाद में लिफ्टिंग अ स्कूल बैग, यानी कि जब आप स्कूल बैग को उठा रहे हैं फोर्स लगाकर, तो वो आपके फोर्स का एग्जाम्पल है। आपको उसके लिए बल लगाना पड़ रहा है, फोर्स लगाना पड़ रहा है। अगर हम एसआई यूनिट की बात करें तो फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, ठीक है बच्चों। बच्चों आप इसको नोट कीजिए, फिर हम चलते हैं आगे नेचर ऑफ फोर्सेस की तरफ। तो बच्चों आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं आगे की तरफ। अब हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ फोर्सेस के बारे में, कि फोर्स का नेचर किस तरह का होता है, किस तरह से वो एक्ट करता है, ठीक है। तो पुश जो हमारा फोर्स है वो क्या कर सकता है, सबसे पहले पुश एन ऑब्जेक्ट, यानी कि धक्का दे सकता है किसी ऑब्जेक्ट को आगे की तरफ। अगर ये मेरे एक ऑब्जेक्ट है तो इसे ऐसे पुश करके आगे की ओर धक्का दे सकता है, इसको आगे पुश कर सकता है। पुल कर सकता है एक ऑब्जेक्ट को, मतलब कि इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ खींच भी सकता है, ठीक है। देन ये सिर्फ तभी एक्ट करता है जब इंट्रैक्शन होता है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में, मतलब कि अगर मुझे इस अगर मुझे इस ब्लॉक को धक्का मारना है तो मुझे इस पे अपना हाथ लगाना पड़ेगा, मुझे हाथ लगा के इसे आगे धकेलना पड़ेगा। अगर मैंने इसे नहीं धकेला या मैंने हाथ लगा के इसे अपनी तरफ नहीं खींचा तो ये मूव नहीं करेगा, और ये मूव नहीं करेगा तो यानी कि इस पे फोर्स अप्लाई ही नहीं हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये पेन है, इस पेन को मुझे इस हाथ से दूसरे वाले हाथ में खींचना है, तो इसके लिए भी इन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना जरूरी है, तभी ये फोर्स लगेगा, वरना इन दोनों के बीच में फोर्स नहीं लग सकता। तो फोर्स के एक्ट करने के लिए, यानी कि फोर्स के अप्लाई होने के लिए दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन होना बहुत ज्यादा जरूरी है, मतलब कि उन दोनों के बीच में कांटेक्ट होना बहुत जरूरी है। जब वो दोनों के दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में होंगे, आपस में जुड़े हुए होंगे, तभी हमारा जो फोर्स है वो आपका अप्लाई होता है, वरना वो अप्लाई नहीं होता। इसका एग्जाम्पल है हमारे पास, जो मैग्नेट होता है वो आयरन के ऑब्जेक्ट्स को अपने पास अट्रैक्ट कर लेता है, मतलब कि अपने पास खींच लेता है, ठीक है। आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे अगर हमने एक मैग्नेट लिया, उसे अगर आप नेल्स वगैरह के पास में ले जाते हो तो एकदम से उसे अपनी तरफ खींच लेता है पूरा, ठीक है। तो ये क्या होता है हमारा, ये भी एक फोर्स का एग्जाम्पल है, और ये फोर्स भी तब लग रहा है जब आपका दोनों ऑब्जेक्ट्स के बीच में इंट्रैक्शन है। दूसरा क्या होता है कि अर्थ जो होती है वो भी ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचती है, जिसे हम ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, ठीक है। उसे हम क्या कहते हैं, ग्रेविटेशनल पुल कहते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स उसे हम कहते हैं। तो अर्थ भी जो है वो भी अपनी तरफ हमारे को खींच रही है। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, जो एक सिंगल ऑब्जेक्ट होती है वो अपने आप पे फोर्स नहीं लगा सकती, फोर्स में हमेशा दो ऑब्जेक्ट्स इन्वॉल्व होती है, ठीक है। एक और एग्जांपल है इसका, थोड़ा सा ऑफ टॉपिक है।
बट ये एग्जाम्पल आप ऐसे सोचो कि अगर आप जैसे पढ़ाई करने के लिए जब आपको मम्मी पीछे पड़ती है कि पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो पढ़ाई कर लो, तो मम्मी भी आपको फोर्स कर रही है पढ़ाई करवाने के लिए। अगर मम्मी आपको फोर्स नहीं करेगी कि पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो पढ़ने बैठो, तो आप पढ़ने बैठोगे ही नहीं। तो एज सिंपल एज दैट कि एक सिंपल ऑब्जेक्ट है जो कि अपने ऊपर ही फोर्स एग्जर्ट नहीं कर सकती, यानी कि अपने ऊपर वो फोर्स नहीं लगा सकती, अपने ऊपर बल नहीं लगा सकती, उसको एक दूसरी ऑब्जेक्ट चाहिए चाहिए इनके बीच में दो ऑब्जेक्ट्स का इन्वॉल्वमेंट होता ही होता है। ठीक है, तो बच्चों आप इसको भी नोट कीजिए, देन हम चलते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की तरफ। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। तो चलिए चलते हैं हम आगे। अब हम बात करते हैं इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्स का इफेक्ट क्या होता है। ठीक है, इफेक्ट ऑफ फोर्स क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहली चीज जो हमारे पास आती है इसमें ये होता है कि फोर्स कैन नॉट प्रोड्यूस वन और मोर ऑफ द फॉलोइंग इफेक्ट्स, यानी कि जो फोर्स है आपका वो इनमें से एक और एक से ज्यादा जो हमारे पास में इफेक्ट्स है इन्हें प्रोड्यूस कर सकता है। ठीक है, यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर एक इफेक्ट लग रहा है हमारा तो सिर्फ एक ही इफेक्ट लगेगा, उसमें हमारे मल्टीपल इफेक्ट्स आपके फोर्स में एक साथ लग सकते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर हम बात करें तो सबसे पहला जो हमारा इफेक्ट होता है वो होता है हमारा चेंज द स्टेट ऑफ मोशन। मतलब कि जो फोर्स होता है वो मोशन की स्टेट को चेंज कर सकता है, यानी कि जिस तरफ आपका मूवमेंट हो रहा है उस मूवमेंट की स्टेट को चेंज कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहला जो इसमें स्टेट चेंज होता है वो है हमारे पास कि एक मूविंग ऑब्जेक्ट को स्टार्ट कर सकता है। ठीक है, जैसे कि आपकी टॉय कार्स आपने देखी होंगी, अगर टॉय कार को जब तक आप पीछे से पुश नहीं देते तब तक वो आगे मूव नहीं होती है। तो इसीलिए सबसे पहला जो हमारे पास है मोशन की स्टेट कैसे चेंज कर रहा है कि वो कार जो थी वो रेस्ट में थी, वो एक जगह खड़ी हुई थी, फिर उसके बाद जब हमने उसको धक्का मारा, हमने उसको फोर्स लगाया पीछे से, तब जाके वो आपकी स्टार्ट हुई। ठीक है, पुशिंग और स्टेशनरी, यहाँ पे कार्ट की बात हो रही है, यानी कि थैली के बारे में बात हो रही है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल आपका ये हो सकता है कि एक स्टेशनरी कार्ट को यानी कि एक थैली को जब आप धक्का मारते हैं तो वो आगे की तरफ मूव होने लगती है। दूसरा होता है स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट, मतलब कि एक चलते हुए ऑब्जेक्ट को भी आपका जो फोर्स है वो स्टॉप करवा सकता है। कैसे स्टॉप करवा सकता है, जैसे आप सोचिए आप अगर बाइसिकल चला रहे हैं, आप कार चला रहे हैं, तो आप अगर उसमें ब्रेक अप्लाई करते हैं तो ब्रेक क्या करता है, ब्रेक एक फोर्स लगाता है उसे रोकने के लिए गाड़ी को। उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा मूविंग ऑब्जेक्ट होता है वो रेस्ट में आ जाता है, यानी कि यहाँ पे भी स्टेट ऑफ मोशन जो है वो चेंज हो गई। जब हमने ब्रेक अप्लाई करे तो वो चीज रुक गई। ठीक है, देन इसके बाद है स्पीड इंक्रीज हो सकती है। अगर हम बाइसिकल में पेडल को तेज मारे, यानी कि हम उस पर आपका फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, पेडल पे हम फोर्स ज्यादा लगाएंगे तो हमारी स्पीड और तेज हो जाएगी। दूसरी चीज, अगर आप एक्सेलरेटर पुश करते हैं गाड़ी का तो गाड़ी की स्पीड तेज हो जाती है। ठीक है, और अगर आप झूले में किसी को तेजी से धक्का मारते हैं तो झूले की स्पीड भी तेज हो जाती है, इसलिए इंक्रीज ऑफ स्पीड भी जो है आपका चेंज कर सकते। एक एग्जांपल होता है चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन का। ठीक है, देन इसके बाद है डिक्रीज द स्पीड, यानी कि स्पीड को भी कम कर सकते हैं। ब्रेक्स लगाने का मतलब ये नहीं होता कि आप हमेशा गाड़ी को पूरा स्टॉप कर रहे हो, स्टेशनरी कर रहे हो। ब्रेक्स मार के भी आप गाड़ी को स्लो डाउन कर सकते हो, या वापस से अगर आप पेडलिंग को थोड़ा स्लो कर दोगे तो आपका जो मूवमेंट है, जो आपका मोशन है वो थोड़ा सा स्लो डाउन हो जाएगा। ठीक है, तो बच्चों आप इसको नोट कीजिए, फिर हम आगे और स्टेट ऑफ मोशंस की बात करते हैं और इफेक्ट्स ऑफ फोर्सेस की बात करते हैं। बच्चों आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब इसके बाद में जो हमारा दूसरा चेंज ऑफ मोशन होता है, चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मोशन होता है, वो होता है चेंज डायरेक्शन। यानी कि हम अगर बाहर से फोर्स लगा रहे हैं तो हम किसी मोशन की डायरेक्शन भी चेंज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल हिटिंग अ मूविंग क्रिकेट बॉल। तो क्रिकेट बॉल जो होती है वो आपकी साइड आ रही होती है विद मोशन। आप जैसे ही उसे हिट करते हैं अपने बैट के साथ में, तो क्या होता है कि उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लग जाती है। जैसे ही ये बॉल आपकी साइड आई, आपने इसको बैट से हिट करा, तो ये वापस दूसरी डायरेक्शन में जाने लग जाती है। ठीक है। देन इसके बाद में है हमारे पास चेंज द शेप ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मतलब कि हम फोर्स लगाकर क्या कर सकते हैं, हम फोर्स लगाकर किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम कोई स्पंज को स्क्वीज कर रहे हैं, ठीक है, या फिर किसी रबर बैंड को हम स्ट्रेच कर रहे हैं, जैसे कि अगर रबर बैंड का नॉर्मल शेप है, जब आप इसको स्ट्रेच करते हैं तो ये इतना लंबा हो जाता है ना। तो हमने यहाँ पे क्या करा, हमने इसकी शेप को चेंज कर दिया। या फिर हम क्या करते हैं, हम जब किसी क्ले बॉल को प्रेस कर रहे हैं या क्ले पे फोर्स एक्सर्ट करके उसका हम कोई मिट्टी का बर्तन बना रहे हैं या उससे कोई टॉय बना रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ऑब्जेक्ट की उस पर फोर्स लगाकर शेप चेंज कर रहे हैं। ठीक है। देन क्या होता है, दैट फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल्स हमने ऊपर आपके सारे पढ़ लिए। आप इस वाले पॉइंट को भी नोट कीजिए फटाफट से। फिर हम टाइप ऑफ फोर्सेस के बारे में बात करते हैं। टाइप्स ऑफ फोर्सेस जो है ये बहुत आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें आपके मल्टीपल फोर्सेस के बारे में हम बात करेंगे, और ये मल्टीपल फोर्सेस आपके साथ 12th क्लास तक चलने वाले हैं, तो इसका बेसिक आपका यहीं से बनता है। तो बच्चों, आई होप आपने ये नोट कर लिया होगा। अब हम आगे चलते हैं, हम डिस्कस करेंगे आपकी टाइप्स ऑफ फोर्सेस के बारे में कि फोर्सेस कितने टाइप की होती है। तो सबसे पहले होती है हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस। कॉन्टैक्ट फोर्सेस हमारी ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में एक फिजिकल कॉन्टैक्ट होना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। अगर उनके बीच में फिजिकल कॉन्टैक्ट नहीं होगा तो वो हमारी कॉन्टैक्ट फोर्सेस के अंडर में नहीं आएंगी। ठीक है। कांटेक्ट का मतलब ही ये है कि उन दोनों के बीच में आपस में कोई कांटेक्ट है, वो जुड़ी हुई है, एक दूसरे को टच कर रही हैं, तो उसकी वजह से ये जो फोर्सेस है हमारी अप्लाई हो रही है। इसका सबसे पहले एग्जाम्पल है हमारा और टाइप है हमारा मस्क्यूलर फोर्सेस। मस्क्यूलर फोर्सेस हमारी ऐसी फोर्सेस हैं जो ह्यूमंस और एनिमल्स अपनी मसल्स को यूज करके लगा रहे हैं। यानी कि हम अपने हाथों को, पैरों को, इनको यूज करके जो भी फोर्स लगा रहे हैं जिसमें हमारी मसल्स अप्लाई हो रही हैं, उनको हम मस्क्यूलर फोर्सेस बोलते हैं। जैसे कि अगर हम कोई एक हैवी बैग को लिफ्ट कर रहे हैं, अगर आप किसी बैग को लिफ्ट करेंगे अपने हाथ से, तो उसमें भी आपकी क्या होगी, उसमें भी आपकी मस्क्यूलर फोर्स आपकी लगेगी। क्यों? क्योंकि आपने बैग को ऐसे करके उठाया, तो इसमें आपकी क्या मसल्स जो है वो इन्वॉल्व हो रही हैं। देन अगर आप किसी कार्ट को पुश कर रहे हो, यानी कि अगर आप किसी रेड़ी को, किसी ठेली को आप आगे की तरफ पुश कर रहे हो, तो उसमें भी क्या लग रहा है, आपके मसल्स, आपके हाथों का फोर्स लग रहा है जिसमें आपकी मसल्स इन्वॉल्व है। देन पुशिंग अ टेबल या फिर आप ओपनिंग अ गेट की बात भी कर सकते हैं कि आपने अगर किसी गेट को पुल करा अपनी तरफ पे, पेंसिल लिफ्ट करने तक भी जो है ये आपका एक काइंड ऑफ मस्कुलर फोर्स है, क्योंकि उस छोटी सी चीज के लिए भी आपको अपनी मसल्स इन्वॉल्व करवानी पड़ रही हैं। ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है मस्कुलर फोर्स की, कि कॉन्टैक्ट फोर्स है, यानी कि जब आप उस चीज को फिजिकली टच कर रहे हैं, फिजिकली उठा रहे हैं, तो उसकी वजह से ही आपका मस्कुलर फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा है। ठीक है। देन इसके बाद में प्रोड्यूस बाय मसल्स, यानी कि जो हमारी मसल्स होती हैं वो इसमें इन्वॉल्व होती हैं, उसकी वजह से ही ये फोर्स जो है वो अप्लाई हो रहा होता है। ठीक है। तो बच्चों, आप फटाफट से मस्कुलर फोर्स को भी नोट करो, फिर हम फ्रिक्शन फोर्स की तरफ। तो बच्चों, आई होप आप सभी ने ये नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ। अब हम चलते हैं फ्रिक्शनल फोर्स की तरफ कि फ्रिक्शनल फोर्स हमारा क्या होता है। ठीक है। तो फ्रिक्शनल फोर्स या फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो होता है, ये हमारा एक ऑपोजिंग फोर्स होता है, यानी कि ये किसी मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में लगता है। फॉर एग्जाम्पल, जो हमारा जैसे हम जब मूव कर रहे हैं, जब हम चल रहे हैं,
तो उसमें भी हमारा फ्रिक्शन फोर्स इन्वॉल्व होता है। जैसे कि अगर ये मेरा एक पाथ है, ठीक है, अगर हम इस वाले पाथ पे चल रहे हैं, ठीक है, तो अगर मेरा पैर आगे की तरफ मूव कर रहा है तो एक फोर्स इसको पीछे की तरफ धकेलता है, उस फोर्स को हम फ्रिक्शनल फोर्स कहते हैं या फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कहते हैं या फ्रिक्शन फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब ये क्या फोर्स है, ये एक ऑपोजिंग फोर्स है, यानी कि ये मोशन की डायरेक्शन को अपोज करता है। ठीक है, इसके एग्जांपल्स क्या होते हैं कि जैसे जो ब्रेक्स होते हैं वो गाड़ी को या बाइसिकल को स्टॉप करने के काम में आते हैं। दूसरे क्या होता है कि अगर कोई बॉल एक ग्राउंड पे चल रही है या रोल कर रही है तो आगे जाके उसकी स्पीड स्लो हो जाती है और एक पॉइंट के बाद वो खुद ही रुक जाती है, स्टेगनेंट हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक ऑपोजिट फोर्स लग रहा है विच इज फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है ये हमारे को चलने में हेल्प करता है, लिखने में हेल्प करता है, और जो हमारी गाड़ियां रास्ते में मूव हो रही हैं वो भी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ही हो रही हैं, फ्रिक्शन की वजह से, फ्रिक्शनल फोर्स की वजह से। ठीक है, इसमें क्या होता है अब कि अगर फ्रिक्शन काम नहीं करेगा तो हम वॉक नहीं कर पाएंगे, हम सिर्फ स्लाइड कर रहे होंगे। ठीक है, जब अगर आप सिर्फ स्लाइड कर रहे हैं या सिर्फ आप ग्लाइड कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या हुआ कि अगर आप कहीं पे रुकना चाहते हैं आप कहीं पे रुक नहीं सकते। आप अगर मोशन में हैं तो आप मोशन में ही रहेंगे, आप स्टॉप नहीं हो पाएंगे अनलेस एंड अनटिल कोई और स्लाइड करता हुआ इंसान आपको हाथ पकड़ के रोके। ठीक है, इसलिए जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो हमें मूव करने में हेल्प करता है, हमें चलने पे हेल्प करता है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर हम बात करें तो सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक तो ये कांटेक्ट फोर्स है, यानी कि जब हम कांटेक्ट में किसी चीज के होते हैं तभी ये फोर्स जो है वो आपका प्ले में आता है। देन ऑपोजिंग मोशन होता है, यानी कि ये मोशन को अपोज कर रहा है, मोशन के ऑपोजिट डायरेक्शन में ये आपका लगता है। एक चीज और होती है जो रफ सरफेस होती है हमारी, वहां पे जो हमारा मोशन हो, जो हमारा फ्रिक्शन है वो बड़ा हो, ग्रेटर होता है। एंड जो स्मूथ सरफेसेस होती है वहां पे हमारा फ्रिक्शन जो है वो लेस होता है, वो कम होता है। ठीक है, अब अगर हम बात करें कि फ्रिक्शन की डिसएडवांटेजेस भी तो कुछ होंगी, अगर उसकी एडवांटेज है तो कुछ ना कुछ डिसएडवांटेज भी उसकी जरूर होगी। ठीक है, तो इसकी डिसएडवांटेज क्या होती है, इसकी डिसएडवांटेज ये होती है कि ये वेयर एंड टियर कॉज करता है। मतलब कि जैसे जो हमारे जूते घिस जाते हैं या जब हम पेंसिल से लिख रहे होते हैं तो पेंसिल की नोक घिस जाती है, तो वो किस वजह से होता है, वो आपका फ्रिक्शन की वजह से ही होता है, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वजह से ये चीज हो रही है। दूसरा, ये हीट प्रोड्यूस करता है, अगर दो चीजें आपस में रब कर रही हैं और उसमें एक ऑपोजिंग मोशन लग रहा है तो वो क्या करता है आपका, वो आपकी हीट का प्रोडक्शन करता है। इसके बाद क्या होता है कि ये एनर्जी को भी वेस्ट करता है। ये क्या कर रहा है, ये एनर्जी को भी वेस्ट कर रहा है। एज इन, अच्छा तुम ये चीज ऐसे सोचो कि अभी हम चलते हुए थक जाते हैं, ठीक है, तो अभी हम चलते हुए थक क्यों रहे हैं, क्योंकि जब हम चल रहे हैं तो हमारे को एक फोर्स अपोज कर रहा है, हमें कोई रोक रहा है फोर्स, तो उसकी वजह से हमें ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। अगर वो फोर्स नहीं होता तो हम ऐसे ही स्लाइड कर रहे होते और हमारी एनर्जी का कोई वेस्ट नहीं होता। इसका मतलब क्या है कि डिसएडवांटेज है कि ये एनर्जी को वेस्ट करता है, बट इट इज वेरी नेसेसरी। अगर ये नहीं होता तो हमारा कोई भी काम नहीं हो पा रहा होता। ठीक है, इसलिए जो इसके डिसएडवांटेजेस है वो इतने ज्यादा नहीं है जितना उसके एडवांटेजेस है। ठीक है, तो बच्चों आप जल्दी से इसको नोट कीजिए, देन उसके बाद हम चलते हैं आपके नेक्स्ट कॉन्टेक्टलेस फोर्स की तरफ। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने ये नोट कर लिया होगा। लेट मी मूव फॉरवर्ड। नाउ वी हैव कॉन्टैक्टलेस फोर्सेस। ठीक है, अब हमारे पास है कॉन्टैक्टलेस फोर्सेस। जैसे कि नाम से समझ में आ रहा है, ये हमारे ऐसे फोर्सेस हैं जो कि बिना फिजिकल कांटेक्ट के, यानी कि बिना एक दूसरे के फिजिकल कांटेक्ट में आए एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। इसमें भी जो हमारी दो बॉडीज हैं वो प्ले में आ रही हैं, उन दोनों बॉडीज के बीच में आपका क्या बोलते हैं, इवेंचुअली कांटेक्ट होगा, लेकिन इनिशियली उनके बीच में कोई फिजिकल कांटेक्ट नहीं है।
जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मैग्नेटिक फोर्स। अब मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है कि मैग्नेटिक फोर्स हमारा ऐसा फोर्स होता है जो कि एक ऐसा मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है जिसका काफी स्ट्रॉन्ग पावर है, ठीक है। तो जो भी फोर्स हमारा कोई भी मैग्नेट एक्सर्ट कर रहा है, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, उसको हम फोर्स ऑफ मैग्नेट कहते हैं या मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है जैसे कि जो मैग्नेट होते हैं वो आयरन नेल्स को अपनी तरफ पे खींच लेते हैं, ठीक है। या फिर दो मैग्नेट्स के बीच में या तो अट्रैक्शन होता है या रिपल्शन होता है। अगर हमारा नॉर्थ एंड साउथ एक साथ है तो इनके बीच में अट्रैक्शन होगा, लेकिन अगर मेरा नॉर्थ और नॉर्थ एक तरफ है तो इनके बीच में रिपल्शन होगा, ये दोनों एक दूसरे को दूसरी तरफ धक्का मारेंगे, ठीक है। अब कैरेक्टरिस्टिक क्या होते हैं कि ये आपका डिस्टेंस से एक्ट करता है एंड ये अट्रैक्ट और रिपेल भी कर सकता है, यानी कि ये या तो उसको अपनी तरफ खींच सकता है या उसको दूसरी तरफ धक्का मार सकता है। जैसे कि हमने इस केस में देखा कि अगर नॉर्थ टू नॉर्थ होगा तो वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, धक्का मारेंगे, और अगर नॉर्थ टू साउथ होगा तो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में मेरे पास है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स क्या होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी ऐसा फोर्स है जो कि एक डिस्टेंस एक्ट कर रहा है, ये भी एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। इसको हम कहते हैं फोर्स प्रोड्यूस्ड बाय इलेक्ट्रिक चार्जेस, यानी कि जब कोई इलेक्ट्रिकल चार्जेस आपके प्ले में है, यानी कि कोई इलेक्ट्रिसिटी या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, ऐसी इलेक्ट्रिसिटी जो कि स्टैटिक है, अगर वो आपके प्ले में है, किसी भी प्रकार के आपके इलेक्ट्रिक चार्जेस अगर इसके प्ले में है, उनकी वजह से जो भी फोर्स लग रहा है उसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इसका एग्जाम्पल क्या है कि अगर हम किसी भी हम रबर प्लास्टिक को, कॉम जो होती है हमारी रबर प्लास्टिक की कॉम होती है, तो अगर हम उसको घिसते हैं, उसको हम कहीं पे रब करते हैं पहले, तो उसके बाद वो क्या करती है कि वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को अट्रैक्ट करने लगती है या आपके बालों को खड़ा करने लगती है, अट्रैक्ट करने लगती है, ठीक है। दूसरा चीज, अगर आपने बलून को रब करा है, अगर आपने बलून को भी किसी कपड़े पे रब करे देन उसके बाद में बालों के पास लाए तो बालों को भी वो अट्रैक्ट करेगा, और आपके जो पेपर बिट्स होती हैं, पेपर के जो आपके पीसेस होते हैं, उनको भी अट्रैक्ट करेगा, ठीक। अब इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? इसकी भी कैरेक्टरिस्टिक्स ये है कि ये एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, मतलब कि इनको फिजिकली कॉन्टैक्ट में नहीं आना पड़ता इनिशियली फोर्स लगाने से पहले। दूसरा क्या होता है कि ये जो हमारा फोर्स एक्सर्ट हो रहा है, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस की वजह से एक्सर्ट हो रहा है, इलेक्ट्रिक चार्जेस की प्रेजेंस की वजह से हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हमारे पास है ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो जो मेरे ग्रेविटेशनल फोर्सेस है, अगर मैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस के बारे में बात करूं, तो ग्रेविटेशनल फोर्स मेरा एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ अपनी तरफ हमें खींचने के लिए एक्सर्ट करती है, ठीक है। ये एक ऐसा फोर्स है जो कि अर्थ लगा रही है ऑब्जेक्ट्स को अपनी तरफ खींचने के लिए, इसी की वजह से हम अर्थ पे टिके हुए हैं, हम उड़ के आउटर स्पेस में नहीं चले गए, ठीक है। एग्जाम्पल इसका क्या होता है कि जब भी एप्पल ट्री से नीचे गिरता है तो वो नीचे ही आता है, जमीन पे ही लैंड करता है, ऊपर आसमान की तरफ नहीं जाता, क्योंकि अर्थ हर चीज को अपनी तरफ ही खींच रही है। दूसरा, अगर आप किसी बॉल को ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो वो बॉल भी नीचे की तरफ ही लैंड करती है, वो कहीं और लैंड नहीं करती या आपकी स्पेस में नहीं चले जाती। क्यों? क्योंकि अर्थ हर चीज अपनी तरफ खींच रही है, अट्रैक्ट कर रही है। अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात करें तो ये हर एक ऑब्जेक्ट पे, हर एक लिविंग बीइंग पे, हर एक नॉन लिविंग थिंग पे अप्लाई हो रही है जो भी अर्थ पे प्रेजेंट है। देन ये हमेशा अट्रैक्टिव होती है, जैसे कि हमने मैग्नेटिक फोर्स के बारे में पढ़ा था कि वो अट्रैक्टिव और रिपल्सिव दोनों हो सकती है, लेकिन जो हमारी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होती है हमारी, ये हमेशा अट्रैक्टिव ही होती है, यानी ये हमेशा अपने पास ही खींचती है। दूसरा, ये भी नॉन कांटेक्ट फोर्स है, जरूरी नहीं है कि आप अर्थ के साथ डायरेक्ट कांटेक्ट में हो तभी ये फोर्स आपकी एक्ट करेगी।
जैसे कि जो अगर एप्पल आपका पेड़ पे टंगा हुआ, जो भी पेड़ पे अगर आपका एप्पल लटका हुआ है, ठीक है, तो वो अभी अर्थ के साथ तो फिजिकल डायरेक्टली कांटेक्ट में नहीं है, लेकिन वो गिर के इवेंचुअली अर्थ के कांटेक्ट में ही आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि जब ये फोर्स एक्सर्ट हुई तो उस समय पे इनके बीच में डायरेक्ट कांटेक्ट नहीं था, ठीक है। तो बच्चों ये दोनों पे आप नोट कर लीजिए, फिर हम चलते हैं आगे। तो बच्चों आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा ग्रेविटी के बारे में पढ़ते हैं, देन फिर हम डिस्कस करते हैं कि आपका डिफरेंस क्या होता है कॉन्टैक्ट एंड नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस के बीच का, ठीक है। तो अब जो हम ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में बात कर रहे थे उसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं कि ग्रेविटी क्या होती है, ठीक है। तो ग्रेविटी जो है ये एक ऐसा फोर्स है जो कि ऑब्जेक्ट्स को अर्थ की तरफ खींचती है। इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है कि ये हम सबको ग्राउंड पे चिपका हुआ रखती है, ठीक है। हम लोग स्पेस में नहीं उड़ जा रहे हैं, हम लोग ग्राउंड में इसी वजह से है क्योंकि हमारे ऊपर जो ग्रेविटी है ये एक्ट कर रही है, ग्रेविटी हमारे ऊपर काम कर रही है, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होता है कि रेन टू फॉल, यानी कि ये बारिश करवाती है। अगर ग्रेविटी नहीं होती तो रेन जो है, रेन वाटर जो है वो बारिश नीचे की तरफ नहीं आती, वो बारिश ऊपर स्पेस की तरफ चली जाती है, ठीक है। देन इसी ग्रेविटी की वजह से जो प्लैनेट्स है वो सन के अराउंड ऑर्बिट करते हैं, मतलब सन के साथ में जुड़े हुए हैं, उसके अराउंड ऑर्बिट कर रहे हैं। साथ ही में ग्रेविटी की ही वजह से जो मून है वो भी अर्थ के चक्कर काटता है, अर्थ के ऑर्बिट के पास में है, वरना मून भी दूर निकल जाता, ठीक है। अब जब हमने आपका कॉन्टैक्ट फोर्सेस एंड कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस जो हैं इनके टाइप्स को पढ़ लिया है, तो एक बार हम फटाफट से इनके बीच के डिफरेंस को एक टेबल के फॉर्मेट में भी समझ लेते हैं। तो सबसे पहली बात, जो हमारे कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं उसमें फिजिकल कॉन्टैक्ट हमारे को चाहिए होता है। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं उनके बीच में हमें कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट की नीड नहीं होती, कोई फिजिकल कॉन्टैक्ट उनके बीच में हमें नहीं चाहिए होता है। देन ये सिर्फ ऑब्जेक्ट पे काम करते हैं, जब वो उसे टच कर रहे होते हैं या जिस ऑब्जेक्ट को टच कर रहे होते हैं सिर्फ उस पर काम करते हैं, ठीक है। जो नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होते हैं ये डिस्टेंस से भी काम करते हैं, इनको फिजिकल टच की जरूरत नहीं होती। टाइप्स होते हैं कॉन्टैक्ट फोर्सेस के, मैस्कुलर फोर्सेस एंड फ्रिक्शन फोर्स या फ्रिक्शन। नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के जो एग्जांपल्स होते हैं ये होते हैं मैग्नेटिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस, ठीक है। तो बच्चों आप इसको जल्दी से नोट डाउन कीजिए, फिर हम आज की क्लास एंड करने से पहले एक छोटा सा क्विक रिवीजन करेंगे कि हमने आज क्या क्या पढ़ा है। तो बच्चों आई होप आप लोग इसको अभी तक नोट कर चुके होंगे, तो चलिए हम एक छोटा सा क्विक सा रिवीजन कर लेते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस के बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले जो मैस्कुलर फोर्सेस होती है उसका एग्जांपल होता है कि हम किसी बैग को लिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होती है हमारी एक कॉन्टैक्ट फोर्स होती है। देन जो हमारी फ्रिक्शनल फोर्सेस होती हैं ये भी हमारे कॉन्टैक्ट फोर्स होती है, जो कि एक अपोजिंग फोर्स की तरह काम करती है, ये ऑपोजिट डायरेक्शन में लगती है मोशन के। और जब इसका एग्जांपल होता है कि जैसे अगर हम किसी ब्रेक को अप्लाई कर रहे हैं किसी साइकिल को स्टॉप करने के लिए, ठीक है। इसके बाद आती है हमारी मैग्नेटिक फोर्सेस। तो मैग्नेटिक फोर्सेस जो होती है वो हमारी ऐसी फोर्सेस होती हैं जो कि नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस होती हैं। इसमें मैग्नेट जो होता है वो प्ले में आता है, और मैग्नेट अपनी तरफ आयरन को अट्रैक्ट करता है, उसको हम मैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। ये जो फोर्स होती है ये आपकी अट्रैक्शन एंड रिपल्शन दोनों चीजों पे एक्ट करती है, ठीक है। देन आती है हमारी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं ये ऐसी फोर्सेस होती हैं जिसमें हमारा जो इलेक्ट्रिसिटी है या फिर स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी है, यानी कि जो इलेक्ट्रिकल चार्जेस है वो इसमें प्ले में आते हैं। जैसे कि अगर हम कोम को किसी चीज पे रब करें तो उसके बाद वो पेपर को अट्रैक्ट करती है। ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमारे एक नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है जो कि अर्थ हमारे पे लगाती है, जिसको अर्थ जिस वजह से हमेशा हमें अपने पास जोड़ के रखती है, अपनी तरफ खींच के रखती है। जैसे कि जब एप्पल जो है वो पेड़ से नीचे ही गिरता है, ऊपर स्पेस की तरफ नहीं जाता, ठीक है। इसी के साथ में हमारे पास कुछ छोटी छोटी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं। जैसे कि सबसे पहली फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, तो हमने ये पढ़ा कि एक पुल या पुश जो कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट कर रहा है उसे हम फोर्स कहते हैं।
साथ ही में मस्कुलर फोर्स जो होती है ये फोर्स प्रोड्यूस बाय मसल्स होती है। फ्रिक्शन जो होती है ये फोर्स दैट अपोजेस द मोशन होती है। एंड मैग्नेटिक फोर्स जो होती है वो मैग्नेट्स द्वारा एक्सर्ट करी जाती है। देन जो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये फोर्स ड्यू टू एनी इलेक्ट्रिक चार्जेस होती है। एंड ग्रेविटेशनल फोर्स जो होती है ये फोर्स बाय विच अर्थ अट्रैक्ट्स एन ऑब्जेक्ट, यानी कि ऐसा फोर्स जिसकी वजह से अर्थ अपनी तरफ हमें खींचती है वो होती है। ठीक है, तो बच्चों इसी के साथ में हमने आपके फोर्स के बारे में डिस्कस करा कि फोर्स क्या होता है, किस तरह से लगता है, क्या उसके टाइप्स होते हैं, क्या उसके कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। तो आई होप आपको ये सारी चीजें क्लियर होगी। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड।